जिसमें ये गुणस्थान विषय तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पीठिका, दूसरा प्रश्नोत्तर और तीसरा गुणस्थान वाला सेक्शन। तीन खंड यहाँ पर लिए गए हैं, तीनों ही हमें हमारे परीक्षा में पढ़ने हैं, जो तीनों ही हमारे विषय आने वाले हैं। जिसमें पीठिका हम पूरी कर चुके हैं, प्रश्नोत्तर हमने अभी स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम यहाँ पर सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान इस विषय पर आ गए थे, जिसके अंतर्गत हम अब लगातार एक वीक तक या जब तक अपना ये विषय होगा, लगातार हम एक एक दिन एक एक घंटे की कक्षा में गुणस्थान के विषय को समझने वाले हैं। जिसमें हमने अभी सैटरडे को जो अपनी क्लास हुई थी, जिसमें हम मिथ्यात्व गुणस्थान को डिटेल में समझ चुके हैं। अब इसके बाद सेकंड गुणस्थान और थर्ड गुणस्थान आज हम यहाँ पर लेंगे। दूसरा गुणस्थान आप सब निकाल लीजिए, आप सबके पास जो पुस्तकें हैं उन उसमें, और बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए मैंने पीपीटी ग्रुप पे डाली है, आप सब उसको देख सकते हैं। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बनाई गई है, वो बहुत ही अच्छे विषय को लेकर बनाई है और वो बहुत डिटेल है। हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स होगी वो कवर करते हुए चलेंगे, उसी के आधार से अपना सारा विषय हो जाएगा। 14 गुणस्थान के नाम सबको याद हैं जो हमारे यहाँ पर कक्षा में सब उपस्थित है? कोई ऐसे जिन्होंने जिनको याद नहीं हो? सबको याद है ऐसा मानकर चलते हैं। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, दूसरा सासादन। और नहीं भी याद हो तो हम एक एक करके जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम मिथ्यात्व और दूसरा है सासादन। निकाल लीजिए सासादन नाम का गुणस्थान। सबसे पहले हमने देखा था कि हम 7 पॉइंट के आधार से हर गुणस्थान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है स्वरूप अपेक्षा विचार। स्वरूप में नाम भी आ जाएगा, स्वरूप भी आ जाएगा, परिभाषा भी आ जाएगी। तो इसका सबसे पहले नाम यदि देखें तो इसका नाम है सासादन सम्यक्त्व। इस गुणस्थान का पूरा नाम आता है सासादन सम्यक्त्व। सासादन शब्द को यदि हम दो भागों में बांटते हैं तो दो भागों में बांटने पर बनता है स प्लस आसादन। स प्लस आसादन। आसादन मतलब होता है विराधना, तो स मतलब सहित, विराधना के सहित, और पीछे लगा है सम्यक्त्व। तो स प्लस आसादन। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिनके पास है आप देख सकते हैं, जो मैंने भेजी है, जो अपनी इसमें 3rd नंबर की स्लाइड है, शब्दार्थ जिसमें दिया है सम्यक्त्व की विराधना सहित जो परिणाम है, सम्यक्त्व को जो नाश करने वाले परिणाम है, सम्यक की विराधना सहित जो है, उन्हें कहते हैं ससाधन सम्यक्त्व। है ये भी एक तरह से सम्यक्त्व के भेद में लिया है। क्यों लिया है यहाँ पे सम्यक्त्व में, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर ये ऐसा है विराधना सहित जो है, ऐसा सम्यक्त्व। और इसका दूसरा शब्द जो इस गुणस्थान का नाम मिलता है वो है शासन। शासन ये भी मिलता है, जिसमें स मतलब सहित और आसन मतलब जो गिरता हुआ हो, गिरता हुआ हो, जो सम्यक्त्व से गिरता हुआ परिणाम हो, सम्यक्त्व से नीचे की ओर गिरने वाला परिणाम हो, उसको शासन सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व से गिरता हुआ। तो दो शब्द हो गए, सासादन कहिए या फिर शासन कहिए। सासादन सम्यक्त्व और शासन सम्यक्त्व, ये इस गुणस्थान के दो नाम है। ठीक है। अब थोड़ा हम इसके स्वरूप में आगे चलते हैं। तो ये दूसरा गुणस्थान क्रम में दूसरा है, और इसी क्रम से, मतलब जो क्रम यहाँ पर लिखा गया हमें इसी क्रम से गुणस्थानों के नाम याद करने हैं। इसकी क्या परिभाषा क्या होती है? इस सासाधन सम्यक्त्व के लिए ये कहा जाता है, ये वो जीव है, ये उन जीवों को गुणस्थान प्राप्त होता है जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हैं, या फिर हम कहें जो अभी सम्यक्त्व सहित है। वे जीव जब सम्यक्त्व से गिरते हैं तो गिरने के टाइम पर जो गुणस्थान होता है वो कहलाता है सासाधन सम्यक्त्व। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा मैंने आपको ये बताई है। थोड़ा
हम इसको और देखेंगे, पर आप ये समझिए कि ये जो गुणस्थान है ये ऊपर चढ़ते हुए नहीं आता। मतलब आप वन से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे जब हम बात करते हैं तो ये गुणस्थान पहले से दूसरे की तरफ नहीं आता है। ये ऐसा गुणस्थान है जो गिरते समय आता है। मतलब जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे गुणस्थान में स्थित है और फिर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा कर्म का उदय आता है जो अभी हम बताएंगे आपको कि अनंतानुबंधी कषाय का, और उस कषाय के कारण से उस सम्यक्त्व से गिरते हैं और गिरने के समय पे भी एक गुणस्थान होता है, उसका नाम है, दूसरा गुणस्थान उसका नाम है सासादन सम्यक। एग्जाम्पल जिनवानी में इस गुणस्थान के लिए ये लिया गया है कि जैसे हम ये कहें कि कोई जीव, मान लीजिए कोई बिल्डिंग पर चढ़ा हो, या पर्वत का उदाहरण दिया है कि कोई पर्वत पर चढ़ा हो। ठीक है, एक पर्वत का टॉप है, मतलब एक माउंटेन है, उसके टॉप पर खड़ा है और एकदम गिरता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो क्या एकदम भूमि पर आ जाता है क्या? एकदम नहीं। जमीन पर आ जाता है क्या? कि नहीं। पर्वत से गिरने पर और भूमि तक पहुंचने तक बीच का भी एक वो है, बीच का भी एक एरिया कहलाएगा, बीच में भी एक, मतलब हम कहेंगे उसकी दशा है। वो बीच का जो टाइम फ्रेम कहेंगे हम, बीच की जो दशा है, बस उसी को आप समझ लीजिए, उसका नाम है दूसरा गुणस्थान। जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उसको नीचे आने में उतना समय लगता है, और यहाँ पे तो अपना क्योंकि समय के आधार से चलता है, मतलब यहाँ तो एक समय दो समय, तो यहाँ तो जीव को गिरने में बहुत ही कम समय लगने वाला है। बस उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इस दूसरे गुणस्थान का टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। और कब आएगा? हमेशा गिरते हुए ही आएगा। समझ आ गया आपको थोड़ा सा इसके बारे में? अब थोड़ा सा अब हम टेक्निकल टर्म्स भी देखेंगे, कब होता है, कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इस पूरे मतलब इसमें ली गई है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में से जब जगन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक कषाय के उदय आने से सम्यक्त्व की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धा रूप परिणति होती है, उसको सासादन या सासन गुणस्थान कहते हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा? हाँ, क्योंकि ये सारी ही चीजें इसमें हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं अब देख लेते हैं इसमें कुछ। अमन जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी। श्रद्धा गुण डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो जाता है, श्रद्धा गुण इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ मतलब देखो, जब गिर रहा है तो, जब पहाड़ पर चढ़ा हो, बिल्डिंग पर चढ़ा हो, जब पैर स्लिप होता है या कोई डिसबैलेंस होता है तभी गिरेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस उसके श्रद्धा और चारित्र में आया है, तभी सम्यक से च्युत होकर वो कहाँ आ गया है? दूसरे गुण स्थान में आ गया है। दूसरे और गुण। दूसरा गुण स्थान कौन सा है ये हम समझ गए कि जब बीच का चौथे से जो गिर गया है और पहले में अभी पहुंचा नहीं है, चौथे से गिर गया है और पहले में अभी पहुंचा नहीं है, तो जो बीच का टाइम है, बीच का स्थान है, वो दूसरा गुण स्थान है। ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है बीच में तीसरा क्यों नहीं आया, ये भी क्वेश्चन आएगा। इसका रीजन इसमें आने वाला है, इसकी परिभाषा में। अब आप ये समझिए, थोड़े से अब मैं कुछ चीजें आपको बताता चलूंगा। कितने, मैंने पिछली क्लास में भी ये पूछा था, कोई ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी गुणस्थान के बारे में नहीं सुना है, बिल्कुल भी नहीं सुना हो? मतलब सब ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो फिर मुझे उतना इजी रहेगा। अब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। सम्यक्त्व प्राप्त करने पर यहाँ पर एक नाम आया, प्रथमोपशम सम्यक। कौन से सम्यक्त्व की बात है? प्रथमोपशम सम्यक। इसका मतलब औपशमिक सम्यक्त्व की बात है, और औपशमिक भी दो प्रकार का होता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। कौन कौन सा होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको।
अभी आप इतना समझिए, दूसरे गुण स्थान में जो जीव आएगा वो कौन से सम्यक्त से गिरेगा? प्रथमोपशम सम्यक्त से। शायिक वाले से हो सकता है क्या कि शायिक वाला गिरता ही नहीं है, शायिक का तो सॉल्व ही है मैटर। हाँ। द्वितीयोपशम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त हमेशा श्रेणी चढ़ने से पहले होता है, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त की भी यहाँ पर बात नहीं आएगी। छायोपशमिक भी यहाँ पर इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्तों का काल बहुत, बहुत लंबा होता है, और यहाँ जिस सम्यक दर्शन की बात चल रही है वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। मतलब जो आप ऐसा लगा सकते हैं, जो मिथ्यात्व के अभाव से सम्यक प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक। और इस सम्यक दर्शन का ही टाइम अंतर्मुहूर्त है। ये सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त टाइम के लिए ही होता है। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से दो समय कम, 48 मिनट से दो समय कम जो होता है उसे कहते हैं अंतर्मुहूर्त। उस अंतर्मुहूर्त के लिए ये पूरा इस सम्यक दर्शन का टाइम है। तो क्या होगा, अगर आपका अंतर्मुहूर्त पूरा हो गया तो दो चीजें होगी, या तो आप ऊपर बढ़ जाएंगे या तो आपका सम्यक दर्शन चेंज हो जाएगा। औपशमिक से आप शायपशमिक में चले जाओगे या फिर आगे शायिक में चले जाओगे, या तो ये होगा। और अगर परिणामों में वृद्धि नहीं होती है तो वो जीव नीचे गिरेगा। तो यहाँ जो दूसरे वाले की बात है ये नीचे गिरने वाले की बात है। पर टाइम टाइम पीरियड समझ आ गया आपको कौन सा है? प्रथमोपशम सम्यक का अंतर्मूर्त काल जब पूरा होने वाला होता है। अगर प्रथमोपशम सम्यक्त का अंतर्मूर्त काल पूरा हो गया, उसका जितना टाइम था, तो वो नियम से गिरेगा ही। पर यहाँ कौन सी बात है कि जब उसका टाइम पूरा होने में एक समय बाकी हो, सिर्फ एक समय, अभी पूरा नहीं हुआ, एक समय उसका बीच में बाकी हो मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 6 आवली समय बाकी रहे। अगर उतने समय में किसी जीव को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय आ जाए तो वह जीव दूसरे गुण स्थान में आता है। दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले तो कौन सा जीव आता है? जो प्रथमोपशम सम्यक्त वाला हो, ठीक है। दूसरी बात, कितना टाइम? प्रथमोपशम सम्यक्तों का अंतर्मुहूर्त। एक समय, अंतर्मुहूर्त में से एक समय या 6 आवली रह जाए तब तक, उतने समय में, ठीक है। और तीसरा तीसरा इस परिभाषा में मेन पॉइंट ये है, किसके उदय आने पर? कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के उदय आने पर। ये तीन चीज इस पूरी परिभाषा के लिए इंपॉर्टेंट है। उस समय जो परिणाम होते हैं, उस समय जो सम्यक की विराधना रूप परिणाम हुए, उसको कहेंगे सासादन सम्यक, सासादन गुणस्थ। अब कुछ चीजें जो इसमें हमें समझने वाली है। पहली बात तो यहाँ पर निमित्त किसका है? इस गुण स्थान में, इस गुण स्थान में निमित्त है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का। 16 कषाएं हमने सुनी है, 25 कषायों में जो 4 चौकड़ियां हैं, 4 चौकड़ी में से अनंतानुबंधी को सबसे पहले लिया गया है चौकड़ी में। उस अनंतानुबंधी चौकड़ी का में से किसी एक का उदय आ जाने पर जो जीव सम्यक्त से गिर जाता है, सम्यक्त की विराधना हो जाती है। क्योंकि अभी इस जीव को उपशम हुआ था, अनंतानुबंधी का उदय क्यों आया? क्योंकि अभी इसने शायिक सम्यक्त नहीं प्राप्त किया था, सिर्फ इसके अभी उसका उपशम हुआ था, अभी उसके वो दबी थी। तो इस कारण से उसका उदय आने पर वो जीव सम्यक्त को छोड़कर सम्यक्त की विराधना करने पर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, ठीक है। अब एक काल जो फिर इस, मतलब आप देखो इसको ऐसा समझिए, जब कोई पर्वत से गिरा है, कोई बिल्डिंग से गिरा है, तो जो बीच का टाइम है, अभी आप उसको ये नहीं कहोगे कि वो मिथ्यात्व में आया है। मतलब इस गुण स्थान के साथ क्वेश्चन ये आता है, इस गुण स्थान में सम्यक तो क्यों लगा? सम्यक दृष्टि थोड़ी है वो, सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान से होते हैं। इसके पीछे लगा है ना सासादन सम्यक्त्व, तो इस गुण स्थान वर्ती को आप सम्यक्त्व क्यों लगाया है? क्योंकि इस गुण स्थान में जो अभी टाइम चल रहा है वो टाइम अभी सम्यक्त्व का ही है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने गया है और एग्जाम का टाइम है 3 घंटे का, 3 घंटे का समय है।
और उसमें कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसा भी फिक्स होता है कि आप, आपका अगर एग्जाम जल्दी भी हो जाता है तो आप जल्दी जा नहीं सकते हो, आपको उस टाइम को पूरा करके ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर ये है, अगर वो, जब कोई बच्चे का, किसी स्टूडेंट का पेपर जल्दी भी हो जाए, तो भी वो जो बाद का समय, मान लो उसने सबमिट भी करा दिया, तो भी जो समय चल रहा है वो किसका समय है? वो एग्जाम का टाइम है, वो परीक्षा का ही समय चल रहा है। उस समय पे ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर लेगा, कि फोन चला सकता है या और कुछ भी कर सकता है, इधर उधर बैठ सकता है कि नहीं, क्यों? वो समय कौन सा चल रहा है अभी? परीक्षा का। ठीक उसी प्रकार ये जीव औपशमिक सम्यक्त्व सहित था, पर औपशमिक सम्यक्त्व का टाइम पूरा होने से पहले ही, लास्ट के समय में ही अनंतानुबंधी किसी का उदय आ गया, और अनंतानुबंधी के उदय आने से ये जीव गिर गया, और गिरने के कारण, गिरने के कारण से, तो वो टाइम क्योंकि सम्यक्त्व का ही चल रहा है, क्योंकि वो अंतर मुहूर्त पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए इस गुणस्थान के पीछे सा साधन सम्यक्त्व लगता है। समझ आया आपको? अब इसका टाइम कितना है, तो इस परिभाषा में परिभाषा में ही आया है, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट छह आवली। अब ये क्या होता है आवली? देखो, जैन धर्म में जो सबसे छोटी यूनिट कही गई है समय की, काल की, वो है समय। अब हम, मतलब आज हम साइंस में इसको सेकंड कहते हैं, पर सेकंड से बहुत छोटी होता है, बहुत छोटा होता है एक समय। उसके लिए आप ये समझिए कि एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है, एक सेकंड में असंख्यात आवली है, और एक आवली में, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, एक आवली में असंख्यात समय है। तो इतने असंख्यात समयों की एक आवली होती है, तो मिनिमम कहा है एक समय, और ज्यादा से ज्यादा भी होगा तो छह आवली, छह आवली। इतने ही इस गुणस्थान का टाइम, मतलब आप देखो वो बिल्डिंग से गिरने तक, गिरने का और फ्लोर को, फ्लोर तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, अगर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की भी बात करें। ऐसे यहां हम कह रहे हैं सम्यक्त्व से गिरने का और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचने तक का जो टाइम है, वो होगा दूसरा गुणस्थान, और उसका टाइम कितना है कि किसी को एक समय लग सकता है और किसी को मैक्सिमम छह आवली। ये इस गुणस्थान का समय हो गया, दूसरे गुणस्थान का। समझ आ रहा है आपको? दूसरे गुणस्थान का काल कितना हुआ? तो इसका मध्यम भी होगा इसमें? अब एक समय के बाद से, मतलब दो समय से लेकर और छह आवली में से एक समय कम तक, वो सब मध्यम काल है। वो सब क्या होगा इसके? मध्यम काल। तो सर यहाँ से सिर्फ नीचे ही गिरेगा ना? हाँ, इसमें सबसे ऊपर बड़ी क्या? बात यही है कि ये जीव, अब इस जीव का जो श्रद्धान होता है वो कैसा होता है, तो इस परिभाषा में आया था अतत्व श्रद्धान रूप, अतत्व श्रद्धान रूप। क्योंकि अब इस जीव का श्रद्धान हिल चुका है, अनंतानुबंधी का उदय आ गया। दूसरा रीजन ये भी है कि अब ये नियम से कहाँ गिरेगा। जैसे कोई, आपने देखा है कोई ऐसे बिल्डिंग से गिर रहा हो और गिरते गिरते यूं हो जाए कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरेगा तो सीधा वो फ्लोर, जमीन पर ही गिरेगा, भूमि पर ही गिरेगा। तो अब इसका जो मुख है वो मिथ्यात्व अभिमुख हो गया है, इसलिए इसके श्रद्धान को अतत्व श्रद्धान कहते हैं। अव्यक्त अतत्व श्रद्धान है, अभी व्यक्त नहीं हुआ। अगर व्यक्त हो जाता तो मिथ्यात्व में ही पहुंच जाता, पहला गुण स्थान होता। अभी अव्यक्त है, मिथ्यात्व अभिमुख कहा जाता है इसको, और अब ये नियम से पहले गुण स्थान में गिरेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? मतलब ये सम्यक्त्व के काल में से ही निकला है। और यदि किसी के अनंतानुबंधी का उदय नहीं आए, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि अनंतानुबंधी का उदय नहीं आए और सम्यक्त्व का काल पूरा हो जाए, किसी के काल तो पूरा हो गई अंतर्मूर्त, तो वो क्या करे? उसका क्या होगा कि या तो वो जीव क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो नीचे गिरेगा। दो चीज होती है।
पर औपशमिक सम्यक दर्शन का टाइम अंतर मुहूर्त ही है। उसके बाद नियम से सम्यक तो चेंज होगा, गुणस्थान चेंज होगा ये नहीं जरूरी है। चौथे गुणस्थान में रहते रहते ही सम्यक दर्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए दोनों चीज अलग अलग है। सम्यक दर्शन अलग चीज है और गुणस्थान अलग है। चौथे गुणस्थान में 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकते हैं। औपशमिक सबसे पहले होता है, फिर छापशमिक, फिर शायिक। ये सम्यक को और गुणस्थान को हम मिक्स ना करें, ठीक है। तो अगर अब उसका ये टाइम पीरियड पूरा हो गया तो भी क्या वो एक, आप जो आपने बताया काल, एक समय और 6 अवधि, तो भी वही काल रहेगा अगर उसका अंतर का टाइम पूरा हो गया हो मान लो, और फिर वो गिर नहीं, रहा हो? नहीं तो वो सीधा पहले में आता है। तो तब कोई टाइम ही नहीं है बीच में? ठीक हाँ, है। तो सीधा पहले में आता है। फिर ये बीच की स्टेप को नहीं, मतलब फिर उसके दूसरा गुणस्थान हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा, सीधा चौथे से पहले में आ जाएगा। ठीक है, ओके। पर यहां हम दूसरे की इसीलिए कि वो दूसरे से होता हुआ पहले में आएगा, ठीक है। जी सर, क्लियर एकदम। अब आप स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्लाइड नंबर 7 है, दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति कब होती है। तो वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। औपशमिक सम्यक के काल में कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली शेष रहने पर, चौथा, पांचवा, छठवा किसी भी एक गुणस्थान से गिरने पर, मतलब अब ये ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर सकता है, सिर्फ कंडीशन है औपशमिक सम्यक तो से गिरेगा। ये बात ध्यान रखना है। औपशमिक सम्यक किसी को 5वें में, मान लीजिए कोई 5वें में औपशमिक सहित है, कोई 6वें में है, तो ऐसा वहां से गिर सकता है। नियम से अगली स्लाइड आप देखते चलिए, नियम से मिथ्यात्व में गिरेगा। ये ऊपर से गिरने का ही गुण स्थान है। प्रथम गुण स्थान से द्वितीय गुण स्थान कभी प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये ऐसे चढ़ने का नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ कुछ रास्ते वन वे होते हैं जिनसे आप जा तो सकते हो, आ नहीं सकते, पर ये उल्टा है। ये ऐसा गुण स्थान है जिससे आप मिथ्यात्व में आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते, मतलब दूसरे से पहले में तो आओगे पर पहले से दूसरे में नहीं जा सकते। आपको अगर दूसरे में आना है तो कैसे जाना पड़ेगा, वाया 4 होते हुए। पहले आप चौथे पे जाओगे या 5वें पे जाओगे या 6वें में जाएंगे, औपशमिक सम्यक्त होगा, फिर वहां अंतानुबंधी का उदय आएगा तो नीचे गिरेगा। ऐसा इसका क्रम है आने का। सर फिर दूसरे से फिर नीचे, जैसे छठवें पांचवें से दूसरे में आए, तो हाँ दूसरे जी। में समय 6 अवधि के बाद फिर से पहले में आ जाएंगे ना? हाँ, पहले में तो गिरेगा ही है। 6 अवली या एक समय जो होगा अगर वो जैसे ही पूरा होगा, क्योंकि वो समय इतना कम है। जैसे आप देखो ना, आपने कोई ऊपर से एक चीज फेंक की, वो हवा में कितनी देर रहती है बहुत कम, पर वो टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी टाइम उसको गिनेंगे नहीं, कि वो टाइम तो है पर बहुत अल्प होने से इसलिए उसको बहुत कम माना गया है। तो ये कहा जैसे सम्यक्त्व रूपी शिखर से कोई गिरा हो और मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर जा रहा हो, बिल्कुल उस तरह से इसको आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो। ना अब पर्वत पे है ना अब भूमि पर है, इसलिए इसकी मिक्स ऐसी अलग सी ही इसकी श्रद्धान कही गई है, ठीक है। तो इस तरह से इस गुण स्थान को ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। फिर देखो, आप बहुत अच्छी स्लाइड है, आप देख रहे हो तो साथ साथ अब हम इस पे आ गए हैं। मैं स्लाइड नंबर अभी 13 पर हूँ। इसके साथ सम्यक शब्द क्यों लगा है, मैंने इसके सर आपको शेयर बता कर दिया देंगे है। अगर स्लाइड। मैंने आपको उस पे, अच्छा, ग्रुप पे डाली है वैसे। हाँ सर, वो इस समय नहीं देख पाते ना। अच्छा, फोन आप यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली, हम्म। क्योंकि क्या है कि फिर इसमें स्क्रीन शेयर आप कोई और कर सकते हैं क्या स्क्रीन शेयर? अच्छा। अजय कोई जी, बात नहीं, बाद में देख लेंगे। आप कर सकते हैं, मैं आपको वो बना देता हूँ होस्ट। कोई नहीं सर, बाद में देख लेंगे। हाँ देखिए, अब अजय जी कर देंगे साथ साथ, मैं बता देता हूँ। इसके साथ सम्यक तो शब्द क्यों लगा है, एक तो भूत नैगम नय से कहा है, एक इसके लिए भी एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, थोड़ा सा मतलब अजीब सा है पर आप देखो। जैसे कोई व्यक्ति, कहा कि कोई व्यक्ति है जिसने खीर खाई हो और खीर खाने पर उसको वॉमिटिंग हो गई है, उल्टी हो गई है। तो उल्टी होने पर जो भी चीज उल्टी होती है उसको ये कह रहे हैं कि उसके मुंह में या उसके मुख में कुछ ना कुछ उसका स्वाद रहता है कि नहीं।
हल्का हल्का सा उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, उसका स्वाद रहता है ना कि जो खाया होता है उसका। और सिर्फ वॉमिटिंग तो छोड़िए आप, अगर हम कोई चीज खाते भी हैं जिसको हम पूरी तरह से निगल चुके हैं, उसका भी हल्का हल्का स्वाद रह जाता है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, जो जीव सम्यक्त से गिर गया है, सम्यक्त रूपी रत्न से जो गिर चुका है, पर्वत से गिर चुका है, पर उसके अभी भूत नैगम्य से, क्योंकि अभी जस्ट वो सम्यक्त से आया है, जस्ट अभी उसने एक समय पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के उसमें था वो, तो इस भूत नैगम्य से उसको क्या कहा जाता है, क्योंकि वो, इसलिए वो काल सम्यक्तों का है, इसलिए इस गुणस्थान के नाम के पीछे सम्यक्त लगता है। उसके अभी कुछ स्वाद है, इसलिए उसको अव्यक्त अतत्व श्रद्धा कहा है। ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्वेश्चन है, इसको दूसरा गुण स्थान क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि ये मिथ्यात्व के बिल्कुल नियर है, मिथ्यात्व के नजदीक है। ये जीव गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? मिथ्यात्व में ही गिरेगा, इसलिए। हाँ, अब दिख रही है सबको? अब आप हाँ सर। स्लाइड नंबर निकाल लीजिए 16। हाँ, अब मैं देखिए एक चीज आपको बता देता हूँ सबको, अब बहुत ध्यान से समझिए कि जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब, जैसे दर्शन मोहनी, आप जानते हैं दर्शन मोहनी के कितने भेद होते हैं? दर्शन मोहनी के होते हैं 3 भेद। पर जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, जिसने अभी तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, उसके दर्शन मोहनी एक होता है। फिर जब वो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े हो जाते हैं। आपने सुनी होगी ये बात, कोई बोलता है मतलब विद्वानों से, कि जो मोहिनी होता है, मोहनीय का ताला खुलता नहीं है, मोहनीय का ताला टूटता है। सुना है आपने ये? तो वो जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके, मिथ मोहिनी के। अब अब क्या होता है, अब देखना, किसी का उपशम हो जाता है, किसी का उदय हो जाता है, कभी एक का उपशम, कभी एक का उदय, कभी तीनों का क्षय हो जाता है। तो इसी से सम्यक दर्शन अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे कि कौन सा सम्यक होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब वो जीव चौथे गुण स्थान में आया, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके अभी मिथ्या मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए और तीनों दबे हुए हैं। ठीक है, नंदिता जी आपको समझ आ रहा है कि तीनों तीनों प्रकृतियां उसकी दबी हुई है, उसके औपशमिक सम्यक्त हो गया। ठीक है, अब अब उसका श्रद्धान कैसा है? उसका श्रद्धान कहलाएगा, उसका श्रद्धान है सम्यक श्रद्धान। ठीक है, अब क्योंकि चारित्र मोहनीय भी अभी उसके है, चारित्र मोहनीय भी दबा हुआ है, पर चारित्र मोहनीय के जब अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तब जाके ये दूसरा गुणस्थान हो जाता है। मतलब आप समझते चलना, कर्मों का गुण स्थान से कितना गहरा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है। इधर कर्म का रोल हो रहा है, इधर जीव के परिणाम बदल जाते हैं। इधर कर्मों में कुछ चेंज हुआ, इधर गुण स्थान बदल जाते हैं। या जीव की तरफ से भी आप लगा सकते हो, इधर जीव के परिणाम बिगड़े, उधर कर्मों में वैसा निमित्त देखा गया, और इधर गुण स्थान बदल गए। तो ऐसा। ठीक है, अब अनंतानुबंधी से अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है। स्लाइड नंबर आप खोल लीजिए 17। कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, उससे सम्यक्त्व क्यों नष्ट हो जाता है? सम्यक नष्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कहा, अनंतानुबंधी को शास्त्रों में जो कहा गया है, उसको द्विस्वभावी कहा गया है। अनंतानुबंधी को, अनंतानुबंधी द्विस्वभावी होती है। इसको मैं थोड़ा इजी करके आपको बता देता हूँ। अनंतानुबंधी ऐसी कर्म है, मतलब इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कहते हैं क्योंकि वो 2 का घात करने में समर्थ है, श्रद्धा का भी और चारित्र का भी। चारित्र की तो खुद वो प्रकृति है ही, मतलब जैसे होता है ना कि अनंतानुबंधी को कहा जाता है कि ये डबल खतरनाक है। इसका उदय आपका श्रद्धान भी बाधित करेगा, मतलब आप मिथ्या श्रद्धान में भी आओगे, और इसका उदय चारित्र को भी मिथ्या चारित्र कर देता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में मोहनीय तो दबी हुई थी, दर्शन मोहनीय तो दबी हुई थी, पर अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय की प्रकृति होने पर भी
उसका उदय आने पर भी सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। समझ आ गया? क्योंकि अनंतानुबंधी प्रकृति द्विस्वभावी प्रकृति है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब हम आगे चलते हैं, सीधा आप निकाल लीजिए जो हमारे लिए अब सीधा उपयोगी है। स्लाइड नंबर जो मैंने अभी आपको बताया, स्लाइड नंबर 29 पे है ये। सर एक हमने भूत निगम ने भी पहले नहीं पढ़ा था, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट तो हाँ, नहीं? हाँ, भूत निगम ने हमने पहले पढ़ा नहीं था, वो क्योंकि हमने निश्चय और व्यवहार नहीं आए थे। बस इतना आप समझिए, भूतकाल के कार्यों को जो भूतकाल में निष्पन्न हुए थे उन्हें वर्तमान में आरोपित कर देना, कह देना, ये भूत निगमने का काम होता है। तो वो काम से मतलब हमने, अब यहाँ पे सम्यक दर्शन तो है नहीं दूसरे गुण स्थान वाले को, फिर भी कह रहे हैं साधन सम्यक को, तो ये भूतकाल में था उस अपेक्षा से। जैसे रिटायर्ड टीचर को आज भी टीचर कह देना, ऐसा हो, ये भूत निगमने का काम होता है। ठीक ठीक है। है, ओके सर। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, स्लाइड नंबर 34। इस गुण स्थान में कौन सा भाव है? इस गुण स्थान में कौन सा भाव है? थोड़ा जूम कर दीजिए अजय जी, अगर हो जाए तो। हाँ, इस गुण स्थान में जब भाव पूछा जाएगा तो बहुत ही थोड़ा विचित्र सा भाव है, आप ये समझिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं इस गुण स्थान में ना तो, देखो 5 भाव होते हैं, 5 भाव: औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक, औदैक और पारिणामिक। तो 5 भाव होने परिणाम। पे अगर मैं आपसे पूछूं इस गुण स्थान में किसका उदय है, किसका उदय है? दर्शन मोहन। अनंतानुबंधी। ये अनंतानुबंधी का तो तब आया था, चौथे में था जब, अब थोड़ी उदय है। हम्म, तो उदय तो नहीं है अनंतानुबंधी का। ठीक है, दूसरा, इस गुण स्थान में उपशम किसका है? कि उपशम भी नहीं है किसी का, इसलिए औपशमिक भाव भी नहीं बनेगा। इस गुण स्थान में क्षय है क्या किसी का? कि क्षय भी नहीं हुआ किसी चीज का अभी तक। तो इस गुण स्थान में क्षयोपशम है क्या किसी अवस्था, किसी कर्म का? कि क्षयोपशम भी नहीं है। इस अपेक्षा से कि ना तो, अगली स्लाइड खोलिए, अगली स्लाइड, कि इस गुण स्थान में ना ही दर्शन मोहनीय का उदय है, ना दर्शन मोहनीय का उपशम है, ना दर्शन मोहनीय का क्षय है, ना दर्शन मोहनीय का क्षय उपशम है। जब उदय उपशम क्षय क्षय उपशम से निरपेक्ष जो भाव होता है उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। इसीलिए एक कथन ये आता है कि इस गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। ठीक है, चलते आगे, 38 39 स्लाइड। अब काल संबंधी आ गया है। काल अपेक्षा देखो जगन, इस सर इस ये जरा रिपीट कीजिए ना पारिणामिक भाव का प्लीज। पारिणामिक भाव का ही समझिए। दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से, क्योंकि दर्शन मोहनीय का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षय उपशम है, और इनसे जो निरपेक्ष भाव होता है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इस अपेक्षा से इस दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव माना जाता है। ठीक है, चारित्र मोहनीय के उदय को अभी गौण कर दीजिए। सर औद्योगिक भाव क्यों नहीं है? वही वही मैं कह रहा हूँ, औदयिक भाव क्योंकि दर्शन मोहनीय का किसी का उदय नहीं है। चारित्र मोहनीय का अनंतानुबंधी का उदय है, पर उसकी अपेक्षा से यहाँ पर हम उसे पारिणामिक नहीं कह रहे हैं। दर्शन मोहनीय का कुछ भी नहीं है, ना उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, इसलिए दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से इसे हम पारिणामिक भाव कह रहे हैं। ठीक है, मुश्किल सर तो नहीं लग रहा है आपको किसी को? सर्व जीवों को होता है ना? हाँ जी, पारिणामिक भाव सर्व जीव को होता है ना, सभी जीव को होता है ना? देखो सिद्ध कर एक तो सब में। स्वभाव रूप जो होता है वो तो पारिणामिक भाव सब जीवों में होता है। यहाँ ओके। उस स्वभाव वाले पारिणामिक भाव की बात नहीं है, अच्छा ओके। यहाँ तो प्रकट रूप वाले पारिणामिक भाव की बात है। और वो प्रकट रूप पारिणामिक भाव इसीलिए क्योंकि सब अवस्थाओं से निरपेक्ष, मतलब उदय से निरपेक्ष, इनसे अवस्था बन रही है, इस अपेक्षा से पारिणामिक कहा गया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, काल अपेक्षा आप देखियो, देख लीजिए, जगन्य काल है एक समय। नेक्स्ट करिए,
उत्कृष्ट काल है छयावली, जो मैं बता ही चुका हूं। और मध्यम काल देख लीजिए, 2 समय से लेकर छयावली में 1 समय कम। मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब बहुत अगला पॉइंट है गमनागमन। पिछली बार भी मैंने बताया था, गमन मतलब होता है इस गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और आगमन मतलब होता है इस गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो ये गुण स्थान वाला कहाँ कहाँ जा सकता है? भाई जो पहाड़ से गिरा है वो कहाँ तो कहाँ जा नीचे सकता जाएगा है? मिथ्यात्व में। बीच में तो कोई स्टॉप नहीं ले सकता, वो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये सीधा कहाँ जाएगा? पहले में ही गिरता है। तो इस मिथ्यात्व गुण में। स्थान से नियम से एक ही जगह जाते हैं गमन, सिर्फ मिथ्यात्व में, पहले में। ठीक है, अगला आगमन देख लीजिए। अब इस गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आएंगे? इस गुण स्थान में आने की जगह है, छठवें गुण स्थान का जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होगा वो, पांचवें गुण स्थान में जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होगा वो, और चौथे गुण स्थान वाला जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होगा वो। जब उनके अनंतानुबंधी, वही सब कंडीशन, कि एक समय और 6 आवली शेष रहने पर, अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आने पर वो कहाँ आ जाएंगे? सब दूसरे गुण स्थान में आ जाते हैं। सर ये हो गया सबका इसका एक ही आगमन। रीजन रहता है, सबका हाँ, एक ही रीजन रीजन। सबका यही होगा। पर सर सर अगर छठे आए, इसको साफ पांचवे में शमी तो को, उनका लेवल ऊपर रहता है ना, फिर तो उनके कोई बीच बात से। नहीं, लेवल ऊपर रहने पर भी यदि वो प्रथमोपशम सम्यक तो सहित है तो, सर इनको अभी शायब शमिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। हाँ उनको अभी शैक्षणिक नहीं हुआ। अगर शैक्षणिक हो जाता तो ये वाली चांस ही नहीं बनता। ये वो वाले जीव हैं जिन्होंने अभी अभी मिथ्यात्व से अभाव करके औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया है। ठीक है। सर आपने बोला था कि 4 से आते हैं इसमें। हाँ, चौथे से भी आते हैं ना, दूसरे में लिखा है ना, आगमन में। पहले से छठे में तो नहीं जाते ना। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आते हैं। छठवें से दूसरे में आएंगे, पांचवें से दूसरे में आ सकते हैं, और चौथे से दूसरे में आ सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट है गमन आगमन में? सर थर्ड वाला मिस हो रहा है, इसका डाउट है। हाँ, थर्ड पे आ रहे हैं हम अभी, थर्ड वाला आ रहे हैं। देखो, अब कुछ इस गुण स्थान के विशेष है, बस 2 पॉइंट है कि विशेष अपेक्षा। अब बात यह है कि इस गुण स्थान में अगर आप सम्यक तो देखो, सम्यक अपेक्षा और चारित्र अपेक्षा वाला पॉइंट रह गया ना, तो इस गुण स्थान में कोई सम्यक तो नहीं है, अव्यक्त अतत्व श्रद्धान है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे गुण स्थान में कैसा श्रद्धान है, तो आपको लिखना है अव्यक्त अतत्व श्रद्धान है। चारित्र पूछा जाए तो चारित्र तो मिथ्या चारित्र ही है, ये कंफर्म है। और काल हो गया, गमनागमन हो गया, स्वरूप हो गया। अब इस इस गुण स्थान का विशेष सर अपेक्षा में, हाँ जी। अपनी टेक्स्ट बुक में तो सासाधन सम्यक्त्व लिखा हुआ है। हाँ, तो वही तो बताया हमने, सासाधन सम्यक, दूसरे गुण स्थान का नाम। नहीं, सम्यक्त्व कौन सा है? तो सासाधन सम्यक्त्व है। अच्छा, इसको गुण स्थान में सम्यक्त्व कौन सा कहा गया है? हाँ, आप बोलते कि कोई सम्यक्त्व नहीं है। मतलब उसको सासाधन कहा ही यही जा रहा है कि वो सम्यक्त्व के विराधना रूप ही है। तो मतलब सम्यक्त्व है या नहीं है? आप अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर ऐसे ऑप्शन दिया जाए तो सासाधन सम्यक तो लिखेंगे, पर सम्यक तो इस गुण स्थान में कोई नहीं है, क्योंकि सम्यक से च्युत हो गया है। अच्छा। जो शासन सम्यक भी कहा है वो सम्यक दर्शन नहीं है किसी प्रकार का, वो सम्यक दर्शन से च्युत होने वाली अवस्था है एक। ठीक है। ओके। तो इस गुण स्थान में सबसे विशेष बात यह है, इस गुण स्थान में यदि किसी का मरण हो जाए, उतने से टाइम पीरियड में भी यदि मरण हो जाए, जैसे देखते हैं ना, हमने सुना है कि कोई लोग स्काई डाइविंग करते हैं, और स्काई डाइविंग करते करते उनका हवा में ही हार्ट फेल हो जाता है, ऐसे ऐसे सुनने में आता है ना केस, तो हवा में ही मरण हो गया। तो ऐसा मानो दूसरे गुण स्थान में कोई चौथे से गिरा और पहले में पहुंचा नहीं, और उतने समय में किसी का मरण हो जाए, तो एक
फैसिलिटी ये है कि नरक गति में गमन नहीं होता, उस समय में नरक आयु का बंधन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा गुणस्थान हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप जिनको कोई डाउट हो दूसरे गुणस्थान में आप पूछ लीजिए। समझ आ रहा है आप सभी को, जो पहली बार आए हैं सर या फिर जिन्होंने पहली अवक्तव्य बार और पढ़ा? तत्व श्रद्धा हाँ जी, अवक्तव्य और तत्व श्रद्धान उसका थोड़ा अवक्तव्य नहीं है, अव्यक्त। अव्यक्त अतत्व श्रद्धा, कि अब उसको अव्यक्त श्रद्धान स्टार्ट तो हो गया है पर अभी प्रकट सा नहीं हुआ, अव्यक्त है। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि भाई जिसके कुछ बस हल्का सा सम्यक तो जो पूर्व में रहा था उसका स्वाद मात्र बाकी है, बाकी इसके अव्यक्त श्रद्धान हो गया है, क्योंकि अब सम्यक तो से ये गिर चुका है, इसलिए। कि सम्यक दृष्टि होता तो पूरा तत्व श्रद्धान कहलाता, ठीक है। मिथ्या दृष्टि होता तो पूरी तरह से अतत्व श्रद्धानी कहलाता, पर इसको अतत्व श्रद्धानी के साथ साथ कह रहे अव्यक्त अतत्व श्रद्धा। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट है जी। कोई ऐसा जिनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया हो? जरा समझ में आया हल्की बात। नहीं, अगर हाँ मतलब क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है दूसरा गुणस्थान समझना। बहुत सिंपल करके समझाया सर आपने। पॉइंट्स मतलब इसके जो अपने 7 पॉइंट है आप उन्हें ध्यान रखिए। स्वरूप, नाम आदि जिसमें जो बातें कही, फिर इसका थोड़ा सा स्वरूप में ही जितनी बातें आई वो सब आप ध्यान रखिए। इसके बाद इसका काल, गमन, आगमन, फिर सम्यक्त्व, इसमें चारित्र, और फिर इसके विशेष, इन सबको आप याद रखेंगे तो पूरा गुणस्थान हमारा तैयार हो जाएगा। अमन जी, इसमें जो गिरने वाला जीव होता है हाँ वो जी। नियम से भव्य ही होता है, अभव्य होता है, भव्य क्यों होगा वो नियम से कोई बताएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन से गिरा है ना, तो बिल्कुल सही, भव्य क्योंकि वो रहेगा। एक बार सम्यक, तो सम्यक दर्शन हो गया है, क्योंकि तो वो वो तो सम्यक भव्य दृष्टि जीव था। को ही होता है। अभी एक समय पहले वो अभी सम्यक दृष्टि ही था, अभी वो सम्यक तो से ही गिर कर आ रहा है, इसलिए। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं हम तीसरे गुण स्थान पे। निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, पूरा नहीं होगा, हम 1 ही घंटे की क्लास लेंगे, आप चिंता मत करना। यदि पूरा भी नहीं है तो हम अगला इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब अपना ये अब कंटिन्यू चलेगा तो अपना विषय धीरे धीरे भी होता रहेगा। अब तीसरा गुण स्थान, इसका नाम थोड़ा बहुत स्पेशल है। इसका नाम, अब नाम अपेक्षा स्वरूप अपेक्षा में आप समझिए, इसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, जिसको कहते हैं मिश्र गुण स्थान। 3 नाम सबको याद हो गए गुण स्थान के? मतलब जी आपको सर। सबको मैं छोटे बच्चों की तरह पाठशाला की तरह पढ़ाऊं कि 3 नाम तक किस किस को याद हो गए हैं? आप, मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप अगली क्लास में मुझे सब पूरे 14 नाम सुना सकते हैं। बहुत सबको तो याद भी है, बाकी सब जिनको नहीं है तो आप कर लीजिएगा। चलिए, मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक, और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। अब तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व, जिसका नाम है मिश्र। अब ये और ही मतलब एकदम स्पेशल सा है, सबसे छोटा ही गुणस्थान समझ लीजिए, मतलब पढ़ने में इसका बहुत छोटा ही मैटर है। अब ये कैसी अवस्था है? इसका नाम है मिश्र। मिश्र मतलब होता है मिला हुआ, मिला जुला सा, कुछ मिक्स सा है। मिश्र कहते हैं ना, मिक्स से ही बना है मिश्र, तो मिक्स सा है यहाँ पर, और नाम में आ गया सम्यक मिथ्यात्व। तो इस जीव का जो श्रद्धान होता है, जो इसके परिणाम होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, तो वो मिथ्या भी और सम्यक भी। एक जात्यंतर मतलब एक विशेष जाति के ही परिणाम कहे गए हैं, विशेष प्रकार के परिणाम है वो, जात्यंतर रूप। अब ये कैसे मिक्स परिणाम होते होंगे कि थोड़ा सम्यक भी थोड़ा मिथ्या भी? जैसे मतलब हम लोग को लोग दिखते हैं ना, कोई ऐसे आपको आपके आसपास होंगे, आप लोग भी ऐसा सोच सकते हो कि
हम सत्यदेव को भी मानते हैं, हम कुदेव को भी मानते हैं। ये होगा तीसरा गुण स्थान जैसा परिणाम। हम अपने को आत्मा भी मानते हैं, हम अपने को शरीर भी मानते हैं, तो मिक्स। हम कुगुरु को भी मानते हैं, हम सच्चे गुरु को भी मानते हैं, हम कुधर्म को भी मानते हैं, सच्चे धर्म को भी मानते हैं। पर इसका नाम मिश्र परिणाम नहीं है। इसका नाम मिश्र परिणाम नहीं है, वो तो पूरी तरह से मिथ्यात्व है। यदि उसको मिश्र कहेंगे तो दुनिया के सारे जीव ही तीसरे गुण स्थान वर्ती बन जाएंगे। पर यहाँ मिश्र का मतलब कुछ और है। अब देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे गुड़ मिश्रित दही। गुड़ मिश्रित दही जो होता है, जैसे आप मिलाओ तो गुड़ होता है मीठा और दही का स्वभाव माना गया खट्टा। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपने गुड़ और दही मिला के स्वाद लिया तो कैसा स्वाद आया? अजय जी, कैसा स्वाद आएगा? मिश्र। आप बताइए, खट्टा मिश्र कैसा? खट्टा मीठा। खट्टा। बता नहीं खट्टा। सकते। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, मिश्र। अगर आप खट्टा कहोगे कि खट्टा सा आता है, तो फिर तो वो तो दही का स्वाद हो गया मात्र। अगर आप मीठा कहोगे तो वो गुड़ मात्र का स्वाद हो गया। हम यहाँ से पूछ रहे दोनों का मिला जुला एक जो थर्ड टेस्ट एक बन गया, जो एक नया फॉर्मेशन हो गया, वो जात्यंतर रूप परिणाम हो गया, उसका नाम है मिश्र। अब उसको आप खट मीठा कुछ भी कह दीजिए, खट्टा मीठा कह दीजिए, पर वो एक विशेष ही जाति है, वो एक अलग टेस्ट हो गया। तो ऐसा ही तीसरे गुण स्थान में ऐसी श्रद्धान होती है, ऐसा श्रद्धा होता है, ऐसा श्रद्धान होता है कि जो सम्यक भी है, मिथ्या भी है। अब निमित्त, जब निमित्त की बात आ रही है तो इस गुण स्थान में किसका निमित्त होता है? तो इस गुण स्थान, जैसे दूसरा गुण स्थान किसके निमित्त से हुआ? दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, बनती। बिल्कुल सही। अब ये जो तीसरा गुण स्थान होता है, ये होगा मिश्र प्रकृति के उदय से, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी की प्रकृति। अगली स्लाइड पर है, सम्यक मिथ्यात्व नामक अनंता दर्शन मोहनी की प्रकृति। अब ये कौन सी प्रकृति आ गई? तो मैंने अभी आपको बताया था, जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर उस दर्शन मोहनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं। अब तीन टुकड़े आप समझ लीजिए, आप इमेजिन करिए, दर्शन मोहनी के तीन टुकड़े, तीनों दबे हुए हैं और वो जीव सम्यक दृष्टि है। अब उन तीन प्रकृतियों में से, अब देखो दबे हुए हैं, दबे हुए का मतलब ही ये है कि थोड़े समय में वो क्या होंगे? जागने वाले हैं। जैसे सोया हुआ शेर होता है ना, कि थोड़े समय में जागने वाला है। तो उसमें से क्या होगा? कोई भी जाग सकता है। अगर अगर उसमें से दर्श मतलब जो पहली है मिथ्यात्व नामक प्रकृति, वो जागृत हो गई, उसका उदय आ गया, तो आ जाएगा पहले गुण स्थान में। ठीक है। अब अगर उस तीन टुकड़े में से जो उपशम हुए हुए थे, उनमें से जब जिस जीव को सम्यक मिथ्यात्व नामक मिश्र प्रकृति का उदय आता है, जब वो जागृत होती है, तब वो जीव तीसरे गुण स्थान में आता है। तीसरे गुण स्थान में तब आया जाता है। अब वो जीव कोई भी हो सकता है, औपशमिक वाला भी हो सकता है, जो औपशमिक सम्यक दर्शन संहिता, एक तो वो, दूसरा छापशमिक वाला भी हो सकता है, और तीसरा मिथ्यात्व वाला भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा जीव जो मिथ्यात्व में है और उसके जागृत हो गई मिश्र प्रकृति, तो वो भी तीसरे में जा सकता है। अब इसको आप प्रमोशन मत समझना कि उसका प्रमोशन हो गया, कि वो तो मिथ्यात्व में था और सम्यक मिथ्यात्व में चल गया। वो सम्यक मिथ्यात्व भी दुख रूप ही है। चौथे गुण स्थान से पहले सारे गुण स्थान, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीनों दुख रूप है। कोई उसका प्रमोशन नहीं है, बस ये तो कर्मों की अवस्था बनती है। मिश्र प्रकृति का उदय यहाँ पर होता है, ये आप समझ लीजिए। इस गुण स्थान में अन्य किसी का उदय नहीं है। ठीक है। अब ये जो गुण स्थान होता है, ये किसको होगा? एक तो मैंने बताया जो सम्यक दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि है, उसके जब मिश्र प्रकृति का उदय आ जाएगा तो उसके होगा। एक तो उसके हो सकता है, और एक दूसरा ये होता है सादी मिथ्या दृष्टि के। कोई बताएगा सादी मिथ्या दृष्टि? मैंने पिछली क्लास में बताया था, किसे कहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं आप। सादी मिथ्या दृष्टि कौन होता है?
एक मैंने उसका कुछ हिंट भी दिया था, एक याद करने के लिए इजी भाषा में। सादी मिथ्या दृष्टि। हैंडरेस दिख नहीं रहे मुझे। सर जो सादी शांत बताया था आपने, सादी शांत। नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि अफेक्ट किसी की वाला, नहीं। अफेक्ट वाला, अफेक्ट विनीता जी वाला। आप बताइए। जी सर, वो जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया, फिर वो वापस मिथ्या दृष्टि बन गया। बिल्कुल सही, वो है सादी मिथ्या दृष्टि। और मैंने इसके लिए एक हिंट क्या दिया था नंदिता जी? हाँ सर, वो सम्यक से शादी वाला आपने बताया था। हाँ, जिसने एक बार कभी ना कभी सम्यक से शादी शादी कर कर ली, ली। शादी हो गई। शादी, हाँ। अब वो डाइवोर्स हो गया, अब वो टूट मिथ्यात्व में गई। ही है, हम्म। टूट गई है। पर है अभी मिथ्या दृष्टि, पर कहेंगे उसको सादी मिथ्या दृष्टि। तो ये सादी मिथ्या दृष्टि भी क्या होता है कि जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसके तीन टुकड़े हो गए प्रकृतियों के, और वो तीनों प्रकृतियों में से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आने से पहले गुणस्थान में आ गया। अब तीनों प्रकृति उसके यहाँ भी विद्यमान है, तीनों प्रकृति उसके टुकड़े सहित है। अब उस सादी मिथ्या दृष्टि के यदि उन तीन में से मिश्र प्रकृति का उदय आ जाएगा तो वो पहले से तीसरे गुण स्थान में चला जाता है। मतलब पहले गुण स्थान से भी तीसरे में जा सकते हैं और चौथे से भी तीसरे में आ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? उसके मिश्र प्रकृति होनी चाहिए, मिश्र प्रकृति होनी चाहिए। और मिश्र प्रकृति किसकी होगी? कि जिसके तीन टुकड़े हो चुके होंगे। जिसके तीन टुकड़े नहीं हुए होंगे उसके मिश्र प्रकृति हो ही नहीं सकती। और तीन टुकड़े किसके नहीं होंगे? कि जिसने कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो उसको कहा जाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, जिसने अभी तक कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया, आगे कर लेगा, ये हो सकता है, पर अभी तक नहीं किया, इसलिए उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब उसके तीन टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके एक ही दर्शन मोनी है, एक बार भी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, वो ताला टूटा ही नहीं। तो इसीलिए उसके मिश्र प्रकृति के अभाव से, मिश्र प्रकृति नहीं होने से वो तीसरे गुण स्थान में नहीं जा पाता है। सर मैं ये समझी हूँ कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो पहले से तीसरे में नहीं जा सकता, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो पहले से तीसरे में जा सकता, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही समझे आप। और किसी को डाउट? तो हाँ, ऐसा तो हमें पूछना था कि जैसे मिथ्या दृष्टि जब भी फोर्थ में जाता है और तीन टुकड़े हो जाते हैं, और फिर जब भी गिरता है और फर्स्ट में जाते हैं, तो वापस से एक हो जाता है कि तीन के तीन रहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसमें क्या होता है, जब वो मिथ्यात्व में आ गया तो अब अभी तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो वो पहले गुण स्थान में आ गया, उसकी तीनों प्रकृतियां हैं। अब होता क्या है, जब वो जीव असंख्यात वर्ष तक उस मिथ्यात्व में बना रहे, पुनः पुरुषार्थ ना करे, दोबारा पुरुषार्थ नहीं करता है, वही मिथ्यात्व में और अपना पुष्ट करता रहे, तो ऐसा हो जाता है असंख्यात वर्ष में वो तीन प्रकृति जुड़कर वापस एक बन जाती है, असंख्यात वर्षों में। पर तत्काल ही बनती हो ऐसा नहीं है, बन भी तो सकती है। सर, वो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाएगा कि सादी? नहीं, ये बात भी एक्सेप्शन है। तीन प्रकृति जुड़ने पर, एक हो जाने पर भी वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा। उसकी दशा अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाएगी, मानो कभी सम्यक हुआ ही नहीं था। मतलब हम परिणामों की अपेक्षा भी कहें, ऐसा भूल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मतलब विषयों में मस्त हो जाएगा कि मानो कभी सम्यक हुआ ही नहीं था। उधर कर्म की तीन प्रकृति जुड़कर एक हो जाएगी, पर अनादि कहलाएगा नहीं वो। तो तीनों प्रकृतियां जुड़ के एक क्या मिथ्यात्व बनेगी? हाँ, फिर दर्शन मोनीय रूप हो जाएगी, जिसको दर्शन मोनीय कहते हैं। तो जो दर्शन मोनी का दो फेज तो आपने बता दिए कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड फेज में क्या होता है जो सिर्फ सम्यक्त करता है, का वो उदय आता है तो? हाँ, जब उसका उदय आता है उसके उदय में छायाक्षमिक सम्यक्त बनता है। वो फिर कहाँ उस जाता है, फोर्थ में जाता है? अब वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फोर्थ में जाता नहीं है। जब कोई जीव औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, मान लीजिए सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है और अभी तीनों दबी हुई है, अब उसने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया, और पुरुषार्थ बढ़ाकर, अब अभी तक तो हम नीचे गिरने वाले की बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं ऊपर बढ़ने वाले की। अब उसने पुरुषार्थ बढ़ाकर उस औपशमिक सम्यक को छायाक्षमिक में कन्वर्ट किया, तो छायाक्षमिक सम्यक दर्शन के समय
उस सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। अब वो क्या करती है, अब ये तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रकृति तो है मोहनीय की और सम्यक दर्शन कैसे करा रही है, कि आप समझना कि वहां पर भी सम्यक प्रकृति से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन तो जीव ने जो पुरुषार्थ किया और बाकी और कर्मों में जो काम, मतलब जो क्षोभम किया उससे ही हुआ है। पर ये सम्यक प्रकृति का क्या काम है, तो जो चाक्षमिक सम्यक में चल मल अगाड़ दोष होते हैं वो काम इस सम्यक प्रकृति का होता है। मतलब आप ये समझिए कि चाक्षमिक सम्यक के समय इस सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। उसके कारण से, क्योंकि कर्म की प्रकृति या मोहनीय की प्रकृति तो अच्छा तो कुछ करेगी नहीं, इसका काम क्या है, वो जो सम्यक हुआ है उसमें चलमल अगाड़ दोष लगाती है। ठीक है, समझ आया आपको? जी सर। और बाकी और ये हमारा और आगे क्लियर होगा जब हम 3 प्रकार के सम्यक पढ़ेंगे चौथे गुण स्थान में। ठीक है, अब इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन कौन सा है, कि मिश्र रूप है, इसको भी कहा जाएगा तो मिश्र सम्यक्त्व है। मिश्र रूप यहाँ का श्रद्धान है। चारित्र कौन सा है, क्यों मिश्र चारित्र ही कहेंगे। देखो ये आ गया इसमें कि सच्चे झूठे देव को मानने से का नाम तीसरा गुणस्थान नहीं है, उसका नियम से पहला ही गुणस्थान में तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। तो इसका कुछ अलग ही जाति विरोध, अलग ही प्रकार का है, जो सम्यक और मिथ्या दोनों श्रद्धान एक साथ पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तीसरे गुणस्थान में भाव कौन सा कहा जाएगा, तो इस गुणस्थान में क्षायक्षमिक भाव कहा गया है। इस गुणस्थान का काल बहुत इजी है याद करना। जगन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है और मध्यम काल भी अंतर्मूर्त है। तीनों ही काल इसके अंतर्मूर्त है। हाँ तीनों काल, बस इतना समझ लीजिए जगन्य से संख्यात गुना ज्यादा है उत्कृष्ट, पर है वो अंतर्मूर्ति, रहेगा तो इसमें अंतर्मूर्त समय ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये था कि तीसरे गुणस्थान से दूसरे में क्यों नहीं आता, ये क्वेश्चन था ना, कि चौथे से तो आ गया दूसरे में, हाँ तीसरे जी। से क्यों नहीं आया। तो ये तो अब क्लियर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक तो नहीं है और दूसरे गुणस्थान में वो ही आता है जिसके प्रथमोपशम सम्यक तो है। मतलब सम्यक तो से गिरने का सर नाम है ना। प्रथमोपम सम्यक तो थोड़ा सा क्लियर करिए। बताता हूं मैं, प्रथमोपशम सम्यक किसे कहते हैं ये बताते हैं पहले। देखो, और प्रथमोपशम सम्यक से गिरने पे आता है दूसरा, अब इसमें औपशमिक सम्यक भी नहीं है, तो यहां से तो तीसरे से दूसरे में आने का भी प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, एक बार गमन आगमन देख लेते हैं, फिर मैं प्रथमोपशम आपको बताता हूँ। अब तीसरे गुणस्थान से कहाँ कहाँ जाएगा, 2 रास्ते हैं। नीचे जाएगा तो पहले में, मान लो तीसरे में आ गया और फिर उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो पहले में जाएगा। और यदि तीसरे में आके कोई जीव फिर से अपना पुरुषार्थ बढ़ा ले, आत्मानुभव करे, तो चौथे में वह ऊपर जा सकता है। आगमन देख लीजिए कि तीसरे में आएगा तो कहाँ कहाँ से आ सकता है आगमन। तीसरे में आगमन, ये तो गमन के एक्सेप्शन बता दिए कि यहाँ नहीं जा सकता। अब गमन आगमन में कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो आगमन में छठवे से आएगा, छठवे वाला है और उसके मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो आ जाएगा। पांचवे वाला है मिश्र प्रकृति के उदय से आ जाएगा, चौथे वाला है मिश्र प्रकृति के उदय से आ जाएगा और पहले वाला है मिश्र प्रकृति के उदय से आ जाएगा। औपशमिक भी आ सकता है और छापशमिक भी आ सकता है, शायिक नहीं आएगा क्योंकि उसके मिश्र प्रकृति ही नहीं है। ठीक है, देखो सर ये पहले तो से जो थर्ड वाले में है वो तो शायद वाला ही है ना। शैक्षणिक भी है और मतलब शैक्षणिक भाव कहा ही गया है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ औपशमिक सम्यक दृष्टि भी छूटकर तीसरे में आ सकता है। सर इस तीसरे में दोनों में तो कंफ्यूजन है, औपशमिक और शैक्षणिक दोनों कैसे आ गए फिर यहाँ पर, ये तो कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, दोनों आ सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उस औपशमिक सम्यक दृष्टि के पास ऑप्शन है ना, अगर उसके अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे में चला जाएगा,
और उसी औपशमिक सम्यक दृष्टि के उतने ही टाइम में मान लीजिए मिश्र प्रकृति का उदय आ जाएगा, तो तीसरे में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ आया है? सर शायुब शमिक का फिर कैसे समझे? ऐसी क्षायक्षमिक में भी क्षायक्षमिक ने क्या किया था कि कुछ प्रकृति, क्षायक्षमिक कहते हैं उसे, कुछ को दबा दिया है, मतलब कुछ का उपशम हुआ है और कुछ का क्षय हुआ है और कुछ का उदय क्या है। हो गया? तो पर अभी मिश्र प्रकृति का उसके उपशम हुआ था, क्षय नहीं हुआ था, इसलिए वो क्षायक्षमिक था। और इस कारण से वो मिश्र प्रकृति फिर से जाग गई और उसके उदय आने से वो क्षायक्षमिक वाला फिर से तीसरे में आ जाएगा। तो फिर सर इसमें भाव एक ही क्यों लिया है शायुब शमिक केवल? भाव क्षायक्षमिक इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मिश्रता को बता रहे हैं। जैसे क्षायक्षमिक मतलब भाव का जो हर जगह दिया जा रहा है वो एक सापेक्ष कथन है, सर्वथा आप नहीं मानना, क्योंकि सापेक्ष कथन है। और क्योंकि यहाँ पे मिक्स बन रहा है ना कि कुछ का तो, जैसे श्रद्धान की अपेक्षा से कुछ श्रद्धान व्यक्त है, कुछ श्रद्धान मतलब मिथ्या है, कुछ श्रद्धान सम्यक है, इसको मिश्र करने से क्षायक्षमिक कहा है। इस तरह इसलिए इसको क्षायक्षमिक भाव कहा गया है। भाव में अभी आप ज्यादा नहीं भी उलझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में भाव नहीं दिया गया है। मेन आप समझ लीजिए सम्यक। शैक्षणिक सम्यक तो मत समझना आप इसको, शैक्षणिक सम्यक तो नहीं है, इसके मिश्र रूप सम्यक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो एक से कौन आएगा, लिख दिया सादी मिथ्या दृष्टि आएगा जिसके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो, जिसके 3 टुकड़े हो चुके हो। आगे सम्यक मिथ्या मतलब मिश्र प्रकृति। अब देखो छठवें पांचवें चौथे से कौन से सम्यक भी आएंगे, औपशमिक भी आ सकता है, क्षापशमिक भी आ सकता है, जो हमने अभी बात करी। और लास्ट सबसे बड़ी विशेष बात यह है, इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। जैसे दूसरे में आके मरेगा, पहले में आके मरेगा, या ऊपर जाके मरेगा, पर तीसरे में मरण नहीं होगा। ठीक है, ये इस गुण स्थान में मेन बात है जानने की। अब क्वेश्चन आया था प्रथमोपशम सम्यक का, तो प्रथमोपशम सम्यक तो वो मैं इसीलिए अभी नहीं दे रहा था क्योंकि चौथे गुण स्थान में हमें तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन पढ़ने हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि जो सम्यक्त्व पहली बार होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं कहते हैं। हमें क्या लगता है, पहली बार हो उसको प्रथमोपशम, दूसरी बार हो उसको द्वितीयोपशम, फिर तीसरी बार को क्या कहेंगे, तृतीयोपशम। ऐसा तो कोई होता ही नहीं। चौथी बार को चतुर्थोपशम, ऐसा तो कोई नहीं होता। तो सम्यक्त्व का यही समझिए, जो सम्यक्त्व मिथ्यात्व के अभाव से होता है, वो मतलब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में पहुंचे, वो कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और जो सम्यक्त्व से सम्यक्त्व में पहुंचे वो कहलाता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अभी ये मैंने सिर्फ इतना आपको हिंट किया है, जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे। और नहीं, हम अगली क्लास में मतलब कल आपको चौथे गुण स्थान के बारे में बताएंगे। आज तक अपना पहला दूसरा और तीसरा गुण स्थान कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट है तीसरे गुण स्थान में तो आप पूछिए। सर वो नीचे एक वर्ड है समुद्घात। हाँ जी, बस मारणांतिक यहाँ समुद्घात। जी समुद्घात होते हैं अनेक प्रकार के, 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। उनमें से मारणांतिक समुद्घात यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मरण ही नहीं होता इस गुण स्थान में। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर छोटा मध्यम अंतर्मुहूर्त और बड़ा मध्यम अंतर्मुहूर्त में अंतर आपने बताया है। हाँ, बस इतना समझ लीजिए, छोटा जो जघन्य अंतर्मुहूर्त है उससे उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त संख्यात गुना है। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त उससे संख्यात गुना है, और उसके बीच का जो है वो सब मध्यम। तो संख्यात गुना मतलब कितना होगा? मतलब कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, कितना है ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं लिखा, बस संख्यात गुना ऐसा। क्योंकि असंख्यात तो है नहीं, लिमिट तो है उसकी, अंतर्मुहूर्त तो खुद ही अपने आप में गिनती किया हुआ है। पर कितना एग्जैक्ट मल्टीप्लाई है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त भी बहुत प्रकार का होता है, इसीलिए एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर ये संख्यात गुना है, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोई डाउट? सर थैंक यू सो मच गुणस्थान को बहुत सिंपल करके समझाने के लिए। नहीं, अभी इसमें बहुत सारी मतलब बातें हैं,
पर हम अभी इतना ही आप लोग के लिए ले रहे हैं और अपने समय भी इतना ही है। पर बहुत मतलब ऐसा है कि एक एक गुणस्थान पे कहीं कहीं दिन क्लास चल सकती है, और उसलिए हम अभी इतना जो इम्पोर्टेंट है वो आप करिए। और इस संबंधी जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। सारे डाउट आपके इससे क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा करना नहीं होगा, बिल्कुल इसमें फैक्ट्स ही चलते हैं। तो आप यहाँ से नहीं, दूसरे ग्रंथों से, दूसरे रेफरेंस में भी आप पढ़ेंगे तो यही बात मिलेगी। बस हमें वो अपने दिमाग में बिठाना है, हमें समझना है। याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज याद नहीं होती एक बार में, पर समझ में आनी चाहिए। और जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, कहीं से सुनोगे, उतनी बार याद भी हो जाएगी। सर इस काल में कौन से गुणस्थान तक जा सकते इस काल में आप 7वें तक जा सकते हैं। सर 7वें के पहला ही, राइट? 7वें के, हाँ, मतलब वो कौन सा है वो तो अभी 7वें वाले जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हैं? सर गृहस्थ अवस्था में नहीं है ना पॉसिबल, मुनि बन के ही जाना। वो 5वें तक हो जाएगा। सर 5वें से फिर नीचे गिरने की चांसेस ज्यादा है ना? नहीं, चांस ऐसा कुछ नहीं है, सब परिणामों पे है। हो सकता है आप एक बारी 5वें में चढ़ के फिर सीधा 7वें में चढ़ के फिर सीधा मोक्ष ही चले जाएं, पर इस काल में नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं है कोई गिरेगा ही नियम से। अच्छा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इवन नंबर अच्छे होते हैं कि ऑड नंबर अच्छे हैं, कि ऑड वालों से तो गिरते होंगे, कि ऐसा नहीं है कोई। तो बस सर दूसरे में एक भ्रष्ट बार चले श्रावक गए का तो क्या मिल मतलब? सकता है। हाँ, दूसरे से तो नियम से गिरेंगे ही। नहीं, एक बार दूसरा यदि टच कर लिया किसी ने तो मोक्ष तो कभी ना कभी फिक्स हो जाता है ना। नहीं, दूसरा टच नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे अगर चौथा टच कर लिया तो, क्योंकि दूसरा भी वही टच करता है जो चौथे पे पहुंचेगा। अमन जी, इसकी संख्या कितनी है? संख्या किनकी? ये तीसरे गुणस्थान वालों की संख्या कितनी रहती है? ये देखना पड़ेगा, ये मुझे उतना मतलब एग्जैक्ट नहीं पता। ये हमें सत प्ररूपणा में तीसरे गुण स्थान की संख्या देखनी पड़ेगी। सर एक आपने कहा फर्स्ट से थर्ड में प्रमोशन नहीं होता, लेकिन सर नाम से तो लग रहा है ना कि फर्स्ट में तो केवल मिथ्यात्व है, एकदम वर्स्ट चीज, और उसमें सम्यक मिथ्यात्व एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ गुड है, ऐसा लग रहा है उसको देख के। पर हमें उसमें सेटिस्फाई नहीं होना है, वो भी क्योंकि दुखी है। और दूसरी बात ये है उसमें सबसे बड़ी, कि वो उसके हाथ में नहीं है जाना। अगर मैं आपको कहूँ तीसरे में चले जाओ, आप नहीं जा सकते, मतलब ये बुद्धिपूर्वक होने वाला गुणस्थान नहीं है। चौथा वो बुद्धिपूर्वक कर सकता है, पर दूसरा तीसरा ये बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। उधर कर्म का रोल पे इसमें निर्भर करता है। सर जो चौथे गुण स्थान में बहुत ज्यादा निर्जरा होती है, जो कर्मों की, तो हाँ वो जी। दोबारा से तो नहीं आएंगे जी? हाँ, वो तो जिन कर्मों की निर्जरा हो गई है वो नहीं आएंगे, जो नवीन दूसरे बनेंगे बन सकते हैं ना उनकी सर? होगी, उनकी होगी। ठीक है, तो चलिए और अभी की उत्कृष्ट कक्षा हम, श्रावक का क्या मतलब है, उत्कृष्ट श्रावक? उत्कृष्ट श्रावक अभी आप पहुंचने दीजिए हमें, 5वें गुण स्थान में आएगा उत्कृष्ट श्रावक, शुल्लक एलक कहते हैं उन्हें, वो है उत्कृष्ट श्रावक। ठीक है, चलिए थैंक अभी यू की सर। कक्षा यहीं जय पे पूर्ण जिनेन्द्र सर। करते हैं। आप इसको विषय को देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जल्दी जल्दी हम एक एक गुण स्थान जय पढ़ जी। लें और आपके डाउट्स रह जाए। तो आप, हम कल मिलते हैं इसी समय 8:15 से। चौथा गुण स्थान अपना कल चलेगा। जय जिनेन्द्र आप सर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जरूर देख लीजिएगा, जो हमने आज डाली है, दो एक साथ डाली है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। जय ठीक है, जिनेन्द्र जय सर, जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू।